अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर होस्ट अली अहमद एंड आई एम योर होस्ट मरहूम अहमद बिलाल। बात करेंगे एविएशन की दुनिया की। ये एविएशन की दुनिया एक एक्सपीरियंस की दुनिया है जहाँ हमारे पास पायलट्स तो बनते हैं बट कुछ होते हैं जो आपको स्पेल बाउंड छोड़ देते हैं। दे एम्पावर यू, दे हैव द एसेंस ऑफ लव फॉर फ्लाइंग और वो आपको हैरान कर देते हैं और मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी सक्सेस होती है। आज इसी सक्सेस के बारे में बात करेंगे एंड वी हैव यू ऑन द शो मैवरिक। बिल्कुल सही। और अली, एक और प्लेटफॉर्म जो मेन स्ट्रीम मीडिया के अलावा है वो है सोशल मीडिया। यहाँ पे बहुत सारे बुज़ुर्ग, बच्चे, ख़वातीन जिनकी अपनी एक आवाज़ होती है वो भी मौजूद होते हैं। हम देखेंगे कि वो हमसे क्या पूछना चाहते हैं और हम कोशिश करेंगे कि उनकी आवाज़ पूरी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाएं। सो व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट्स अहेड, ये सब आप देखेंगे ओनली ऑन अल्फ़ा कॉलिंग मरहूम। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू। मकाम वसल तो अर्ज़ो समा से आगे है, मैं इस ज़मीन से निकलूँ तू ही सात समा से निकल। वेलकम कैप्टन उस्मान खान, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है सर, कैसा लग रहा है आपको शो पर आकर? अच्छा लग रहा है। लेट्स सी कि और कितना अच्छा बिल्कुल। और फिर असल में जो हमारी पब्लिक है वो बहुत ईगर है दो चीज़ें जानने के लिए। एक, आपके नाम के साथ लगता है कैप्टन उस्मान खान, एक तरफ नाम लगता है मैवरिक, ये दो क्या चीज़ें हैं? मैवरिक की एब्रीवेशन आप देखेंगे ना, उसमें आएगा कि थोड़ा डिफरेंट करने वाला, हट के करने सोचने वाला। तो ये मतलब नाम जो है मुझे वो बाइकिंग से मिला था जब मैं सुपर बाइक लाया करता था। तो उसमें उन्होंने कहा कि तुम्हारी सोच बड़ी डिफरेंट सी है कि तुम स्टंट्स कर रहे हो और साथ साथ फ्लाइंग कर रहे हो। तो ये दो बड़ी डिफरेंट फील्ड्स हैं। अगर आप स्टंट कर रहे हैं ना तो आपके लिए फ्लाइंग बड़ी रिस्की है कि आपको कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ये नाम पड़ गया था मैवरिक जो है। और कैप्टन तो फ्लाइंग की वजह से पड़ता है क्योंकि जब आप एक एयरक्राफ्ट को होल्ड कर रहे हैं, अकेले भी लेके जा रहे हैं या पैसेंजर के साथ लेके जा रहे हैं, तो कैप्टेंसी का मतलब ये होता है कि आप उसके सोल ओनर हैं और कोई भी हादसा कुछ भी हुआ या कोई भी मसला हुआ तो आपने ही जवाब दिया। तो बिलाल भाई, जैसा कि इन्होंने बोला भी कि एक तरफ मैवरिक है, तो इनसे ये भी पूछेंगे कि इनका सफ़र कैसे शुरू हुआ? सफ़र सर, आपने तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दी है कि पहले हैवी बाइक्स, सुपर बाइक्स और फिर जहाज़। तो बेसिकली आपने ये देखा होगा कि इस पर जहाज़ से भी वन व्हीलिंग हो सकती है, तो इस वजह से आए होंगे। टेक ऑफ बिल्कुल, टेक ऑफ है कैसे, तो वन व्हीलिंग पहले शुरू होती है, वन व्हीलिंग होती है, देन यू कैन टेक ऑफ। तो बाइक से अचानक फिर कैसे शौक हुआ? बाइक से स्टार्ट हुआ कि बेसिकली डिग्री जो थी वो मैंने BS एविएशन मैनेजमेंट की थी। पाकिस्तान की सबसे पहली दफ़ा ये लॉन्च हुई थी 2004। और ये कहाँ पे लॉन्च हुई थी? सुपीरियर ने की, ठीक है। तो उसमें एडमिशन लिया। तो बेसिकली मेरे फादर को पसंद था फ्लाइंग का, मेरा अपना शुरू से शौक नहीं था। मतलब कि बचपन होता है कि मैं पायलट बनूँगा। मैं कभी आर्मी में अप्लाई नहीं किया, कभी किसी जगह भी अप्लाई नहीं किया। तो जब मैं PPF में भी आपने कहीं ना कभी कुछ इस तरह शौक था, ना शौक था कि एक नॉर्मल सिंपल लाइफ हो। तो आहिस्ता आहिस्ता एक फील्ड में जब आप आते हो तो आपको चार्म नज़र आता है, आपको बड़ी चीज़ें नज़र आती हैं, देन आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है। मेरे साथ ये चीज़ हुई है। तो इंटरेस्ट डेवलप हुआ। मैंने फ्लाइंग सबसे पहले की थी 2006 में और अल्ट्रालाइट थी। अल्ट्रालाइट होती है जिसमें MCC होता है, आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए फ्लाइंग सीखते हैं। तो उस फ्लाइंग के बाद मुझे एक थोड़ा सा बैड एक्सपीरियंस था। वो बैड एक्सपीरियंस कभी हम अपने किसी एपिसोड में बताएंगे, अगर आप मुझे बुलाएं दोबारा तो उसमें हम लोग करेंगे। मैं आपको काट रहा हूँ। जो आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज़ MCC, ये भी आपको इंशाल्लाह हम जल्दी बताएंगे। तो वो ऑल अबाउट लाइसेंसिंग, MCC, अल्ट्रालाइट, ये एक न्यू एपिसोड में आपको बताएंगे। सर कंटिन्यू कीजिए। ठीक है। वो उसमें MCC में मैं आया था 2006 में और 2 महीने मैंने बस फ्लाई किया था। मैं चले गया। मुझे ये लगा कि फ्लाइंग में आप अपने घर शहर में आते हो ताकि आप पायलट बन जाएं। तो मैं बड़ा फैमिली ओरिएंटेड बंदा था कि नहीं यार, मुझे घर रहना है, हर वक्त माँ बाप के पास रहना है, ठीक है, उनके साथ रहना है। तो ये बड़ी मुश्किल जॉब है कि मैं अचानक बड़ी अच्छी बात है ये अपने पेरेंट्स के बारे में भी इन्होंने सोचा, वरना कुछ तो बच्चे कहते हैं कि हम बाहर के मुल्क चले जाएं। भाई बात ये कि पायलट सोचते हैं घर वाले के बारे में, वो जहाज़ होते हैं जो नहीं सोचते उनके बारे में। ओके, तो इसलिए था। आपने जिक्र किया, ये उस्मान की लक थी, डिसीजन था या हार्ड वर्क था जो यहाँ तक पहुँचे? अगर आपके पेरेंट्स की मर्ज़ी बीच में शामिल होना तो बहुत सारे रास्ते खुल जाते। जहाँ तक मुझे फील आई है कि मैंने हर एक चीज़ को नॉर्मल तरीके से किया, कि उसके लिए कोई एग्रेशन नहीं था। शौक़ को पैदा किया क्योंकि अबू को पसंद था तो मुझे भी शौक़ पैदा होना शुरू हुआ। ठीक है। तो शौक़ में अगर आप कोई काम करते हैं ना, जैसे आप क्रिकेट देख लें या कोई स्पोर्ट्स देख लें, वो स्पोर्ट्समैन कभी भी शुरू से नहीं सोचता कि मैंने टीम के लिए खेलना है, वो अपने लिए खेलता है। और वो इतना उसको शौक़ होता है, जुनून होता है। यस, फिर मैंने अपने लिए फ्लाइंग की, अपने शौक़ के लिए, मुझे अच्छा लगता था।
ठीक है। एक फील्ड ऐसी है कि आप मज़ा आता है, लाइफ अच्छा, डिफरेंट है। ये आप फ्लाइंग का कौन सा एग्जैक्ट ईयर था जब से आप कर रहे हैं? 2006 में मैं शुरू की, फिर मैंने ब्रेक ली फॉर 7 ईयर्स। ओके सर, 7 उसकी वजह अगर 7 आप साल में शेयर मुझे कर सकते हैं? समझना पड़ा कि मैं फ्लाई करना चाहिए और इस फील्ड में आना चाहिए, क्योंकि आप एक बार स्टेप इन हो जाए ना, स्टेप बैक नहीं करना चाहिए। दो डिसीजन लेते हुए बहुत सोचो, ठीक है। और जब एक दो डिसीजन ले लिए फिर उसको आखिर तक लेगा, ये सोच के मैंने फिर जब एक दो आ इसके लिए गया, आपको इतना अर्सा लग गया। फिर मैंने और फिलहाल अभी आप किस पोजीशन पे हैं? अब मैं चार्टर पायलट भी हूँ और फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी हूँ। तो इस पोजीशन तक फिर मुझे ऐसे आया हूँ स्मूथली कि मुझे लगा ही नहीं है कभी मैंने अप्लाई भी किया था। जब मैं आया फ्लाइंग क्लब में तो फ्लाइंग के साथ साथ जैसे ही मैंने CPL कंप्लीट किया है, हाइब्रिड एविएशन थी, उसने फ़ौरन मुझे ऑफ़र की एज अ फ्लाइंग में देख के मुझे वो देखती है कि स्टूडेंट जो है वो कितना कंसिस्टेंट है, उसका कितना पैशन है फ्लाइंग के लिए, ठीक है। उसको वो फिर शुरू से बताना शुरू कर देते हैं कि अगर तुम और कंटिन्यू करोगे, इंस्ट्रक्टर बनोगे तो हम तुम्हें ले लेंगे। तो फिर बिलाल, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? सर मैं एक बड़ी ज़रूरी चीज़ पूछना चाहता हूँ एविएशन के हवाले से, टॉकिंग अबाउट एविएशन एडवांसमेंट। सुनने में ये आ रहा है कि बहुत जल्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो टेक ओवर कर लेगी फ्लाइंग को, या ये है कि अभी सुनने में आया है कि 1 पायलट कॉकपिट्स आ रहे हैं, तो इसके बारे में क्या Going to launch कर रहे हैं। 1 पायलट कॉकपिट तो आप भी मान जाएंगे, मैं भी मान जाऊंगा। अब एक बार सोचो, मिसाल के तौर पे जहाज़ में कोई नहीं बैठा हुआ, अच्छा ठीक है। और है ना जहाज़ डिसेंट में चले गया। नहीं, मेरा तो ये सवाल है कि आजकल ऑटो पायलट भी है, हाँ, हाँ। ऑटो डिसेंट भी है, ऑटो लैंडिंग भी है, ऑटो टेक ऑफ भी है, तो फिर ये आप कैसे कह सकते हैं? मेल फंक्शन भी है, जी जी ठीक है। ये चीज़ें उनके सोचने वाली हैं, बिलाल भाई हाँ। हमारे सोचने वाली हैं। देखिए मैं समझ गया हूँ, जब तक पायलटों से मशवरा लेते रहेंगे ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक ओवर नहीं करने देंगे। हाँ। क्योंकि जो ये मैंने बात सुन ली है ना, मैं तो सारी जिंदगी अब ऐसे जहाज में नहीं बैठूंगा जिसका मुझे पता हो कि इसमें पायलट कोई नहीं है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चल रहा है। हाँ, मेल फंक्शन देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स है, बिजली में मेल फंक्शन आ सकता है, ठीक है। आपका एक जहाज़ जो है रोज़ कुछ ना कुछ टेक्निकल होता रहता है। आप देखते हैं ना एयरलाइन में कि जी टेक्निकल हो गया था, अब हम जा रहे हैं, पहले टेक्निकल की वजह से लेट हुई फ्लाइट, वो टेक्निकल हुआ, किस पे यकीन करके आप बैठ गए जब टेक्निकल हुआ था? आपको यकीन है कि जो पायलट अंदर बैठा वो भी मरने के लिए नहीं बैठा हुआ, ठीक वो है। सबको साथ लेकर चल रहा है। तो फिर आप यकीन किस तरह कर रहे हैं? क्योंकि टेक्निकल हुआ, ठीक हो गया, अच्छा जी कौन बताएगा ठीक हो गया? कप्तान साहब कह रहे हैं ठीक हो गया, ओके लेट्स गो। अब सोचो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप किससे पूछेंगे? रोबोट से कि रोबोट प्लीज कमांड बताएं। करेंगे बिलाल भाई, हम दोनों जब इंशाल्लाह पायलट बन जाएंगे मैं तो कमांड करूंगा। बिल्कुल ठीक है, मैं भी बहुत जल्दी बनने वाला हूँ। मैंने CV70 को सीख लिया, अब बाकी भाई, कोई भी बन सकता है, ये बात याद है। आपने कभी ये नहीं आपके अंदर सोचना। एक जुनून होना चाहिए। हाँ, पायलट देखो, मैंने फील्ड में आने के बाद ये सोचा कि लोग थोड़ा सा पायलट को डिफरेंट समझते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ वो एक आम इंसान है, बिल्कुल आम इंसान है, बस एक फील्ड पकड़ लिए, ठीक है। कोई भी कर सकता है, किसी का भी शौक है, किसी का भी शौक है, तो कम टू हाइब्रिड, कम टू एनी फ्लाइंग क्लब, ठीक है। आप जाएँ, आप मुझे बात तो करके देखें। असल में हम घर में बैठे रहते हैं और ये सोचते हैं नहीं यार मैं नहीं बन सकता, हाँ जी, नहीं यार मैं नहीं कर सकता, या मेरे कैपेबिलिटी नहीं है इस तरह की। नहीं, आप आए तो सही, एक मौका तो दें अपने आप को, बिल्कुल ठीक हो सर, जाएगा। तो टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल साइड, मतलब मैंने तो यही सुना है कि फ्लाइंग इतनी महंगी है कि हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो अफोर्डेबल सूरत हाल में भी कोई चांसेस हैं पायलट बनने के? कोई मिनिमम बजट? मिनिमम जिसको बजट दे में जॉब के लिए अगर बात की जा रही है या सिर्फ अपनी फ्लाइंग के लिए? अब ये दो सवाल अपनी है। फ्लाइंग देखें, आजकल का जो एरा चल रहा है इसमें अपनी फ्लाइंग बहुत कम हो गई है। मोस्टली लोग जॉब सीखिंग है। अगर हम जॉब के जॉब बारे सीकिंग की बात करेंगे तो फिर उसमें अप्रॉक्सीमेटली खर्चा जो है इस वक्त वो 6 मिलियन का है, और अगर हम देखें तो डॉक्टर जो है ना प्राइवेट में वो 1 करोड़ का बन रहा है। जी बिल्कुल सही है, क्या बिल्कुल ख्याल सही है। I guess हाँ, yes, इतना है ना। तो अब 1 करोड़ का एक डॉक्टर भी बन रहा है, एक 60 लाख का एक पायलट बन रहा है, तो पढ़ाई डॉक्टर में बहुत ज़्यादा है, जी ठीक है। फ्लाइंग में थोड़ी कम है, और फील्ड भी अच्छी है, पे वाइज भी अच्छी है, ठीक है। लेकिन इट्स जस्ट अ लक। मुझे कोई कह के ना स्टूडेंट के सर वो मैं 60 लाख तो दे दूँ लेकिन मुझे नौकरी भी पक्की मिलनी चाहिए, तो आई विल से कि गो एंड बाय अ 1500 बॉन्ड, और अगर तेरा नाम निकला ना तुझे पायलट बनना चाहिए। इतनी लक। नहीं, ये इनकी बहुत बड़ी हिम्मत है। 2007 आपने बताया था, ये जब Six. आपने 2006 मतलब 16 16 साल हो गए। इतने ही साल हो गए और अभी तक इन्होंने अपनी फील्ड नहीं छोड़ी। बिल्कुल सही। ये एक पैशन हमें चाहिए। अब हम बात करेंगे होलसम एविएशन के बारे में, और हम करेंगे कुछ बड़े सीरियस किस्म के सवाल। कैप्टन उस्मान से हमारे साथ हैं। कैप्टन साहब, एक बात मुझे बताइए कि मेरे सुनने में तो ये आया है कि दुनिया में जहाज़ ज़्यादा हैं और पायलट्स कम हैं, कमर्शली अगर हम बात करें, तो क्या ये बात सही है? 30% 30%, बिल्कुल सर। टर्किश एविएशन का लास्ट मंथ में पढ़ रहा था एक मैगजीन,
उसमें उन्होंने कहा था कि वी आर अबाउट टू क्लोज सम ऑफ आवर एयरक्राफ्ट ऑपरेशन बिकॉज हमारे पास पायलट्स नहीं है। एक तरफ हमें जो गाइड किया जाता मुझे है कि ये 30% या 40% करेक्ट है। एक तरफ कहा जाता है कि पायलट्स की शॉर्टेज हो रही है। ब्राज़ील से ये खबर आई कि वहाँ भी शॉर्टेज है। अर्जेंटीना से आई, टर्किश एयरलाइन का भी मैंने पढ़ा। तो इसको थोड़ा जस्टिफाई कीजिएगा काइंडली। शॉर्टेज बेसिकली एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपने एक जेट उड़ाना है तो उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी आपको कहती है कि आपके जो पायलट्स हैं उनके इतने आवर्स होने चाहिए उस एयरक्राफ्ट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आप यानी मिसाल तौर पे आप जो न्यू पायलट हायर कर रहे हैं उसके पास मिनिमम इतने आवर्स होने चाहिए। अब वो आवर्स की रिक्वायरमेंट अगर पूरी नहीं हो रही है तो इसका मतलब वो पायलट शॉर्ट हो गया, क्योंकि जो CPL है कमर्शियल पायलट लाइसेंस वो 200 पे, ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हैं जेट पे आपने आना है तो फिर सेकंड ऑफिसर के भी कहते हैं मिनिमम 500 आवर्स। अब जिस बच्चे ने 200 घंटे किए हैं वो 500 घंटे के पैसे में लगाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो या तो वेट करेगा कोई इंस्ट्रक्टर की जॉब पे, ठीक है, या कोई वो ATR पे या छोटे जहाज पे घंटे अपनाए। अब इसके जो लैग है इन दोनों के बीच में उसकी वजह से पायलट शॉर्ट हो रहे हैं, ठीक है। ATR पे घंटे बना ले, इंस्ट्रक्टर बन जाए, लेकिन वो कौन से ऐसे रास्ते हैं जिससे हम एयरलाइन में दाखिल हो सकते हैं? पाकिस्तान में बात हो रही है जी, पाकिस्तान में आपके पाकिस्तान में अगर बात हो रही है तो एयरलाइन पे डिपेंडेंट होता है। 200 आवर्स पे भी लोग आए थे, ठीक है। 1500 घंटे पे भी आते हैं। 200 पे अक्सर आप देखेंगे हमारी लोकल जो निजी एयरलाइंस हैं वो 200 आवर्स पे भी लेती हैं। बात यह है कि जब उनकी रिक्वायरमेंट आ जाती है वो इंश्योरेंस कंपनी से कहते हैं कि जी ठीक है हमारे पास पायलट शॉर्ट है तो हम इसको बैच को तैयार कर रहे हैं, ठीक है। उसको सेकंड ऑफिसर ले लेंगे, थोड़ी देर फ्लाई कराते रहेंगे एज आ सेकंड ऑफिसर जो कि 3rd सीट पे होता है। क्रूज़ में वो उसको कंट्रोल दे देते हैं और फिर वापस उठा लेते हैं। ऐसा करते करते उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं। लेकिन लॉट ऑफ एक्सपेंस एक पायलट को तैयार करने में उसमें, क्योंकि उसमें लाइन ट्रेनिंग भी ज़्यादा है, उसमें पैसे भी ज़्यादा आपके लगते हैं, क्योंकि उस पायलट को तैयार करने में एयरलाइन का भी खर्चा ज़्यादा होता है। तो एयरलाइन क्या कोशिश करती है पहले कि हम रेटेड पायलट लें, ठीक है। रेटेड के अंदर ये होता है कि वो कम हो जाता है, शॉर्टेज वहाँ से बात शुरू होती है क्योंकि पायलट शॉर्ट होगी। ये तो बिलाल भाई वही बात होगी कि सारे कहते हैं कि हमें एक्सपीरियंस बनना चाहिए, चाहिए और कोई भी न्यूबी को रखने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम नहीं कर सकते, इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते कि 190 घंटे या 200 घंटे जितना आपने बोला डिटेल के उसको हम रख सकें। लेकिन सर ये इसमें सॉरी मैं अब ये ज़रूरी बात है कि मतलब इसका मतलब शादी कितनी अच्छी जॉब है कि वाहिद जगह जहाँ पे फ्रेश बंदा चाहिए होता है। हाँ, वाह वाह। तो बेसिकली अगर आप पायलट नहीं बन सकते शादी आपकी हो सकती है, घर वालों को जोर लगाएं। उसके बाद क्या होता है उस पे हम एक अलहदा शो पायलट करेंगे। की जॉब के बाद वो पायलट खुश होता है, ठीक है। शादी के बाद बंदा शुरू में खुश होता है, बाद में समझ आती है नुकसान भी शुरू हो गया। बड़ा मासूम सा सवाल है, ये पायलट्स जाते कहाँ पर है? एक डोमेस्टिक होता है, एक इंटरनेशनल होता है, ये चीज़ कैसे होता है? ये कोई भी चीज़ नहीं है, इस जस्ट लाइक अ फ्लाइट। आप फ्लाइट लेके एक दफ़ा लाहौर से बाहर जाना शुरू हो गए हैं क्रॉस कंट्री, जो कि आप सिस्टम में भी कर रहे हैं। क्रॉस कंट्री सॉरी कंट्री को अगर आप क्रॉस कर रहे नहीं, क्रॉस कंट्री होती है कि आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, हम उसे क्रॉस कंट्री कहते हैं। इस शहर के अंदर आप मुल्क भी चेंज कर सकते हैं। मिसाल तौर पे आप लाहौर से यूरोप में उड़े हैं तो कंट्रीज बड़े पास हैं, तो क्रॉस कंट्री करके दूसरी कंट्री में भी जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वीज़े का नहीं है, 19 वीज़ाज है, तो वहाँ पे मसला नहीं होता। वीज़ा ऑफ पाकिस्तान नहीं, जो शेंजन वीज़ा है 19 से 21 है, तो शेंजन वीज़ा होल्डर है, वो अगर फ्लाई करे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, वो भी क्रॉस कंट्री ही कहेगा। तो क्रॉस कंट्री आपने कर लिए तो फिर अब देखें, आप एक बंदा डोमेस्टिक उड़ा है पेरिस में, यूरोप में उड़ा, वो काटना पड़ेगा। ये मेरा ख्याल है फ्लाइंग की कोशिश कर रहे थे। ये भी पायलट है, ये रेटेड पायलट है। ओपन एयर में तो ऐसे ही होता है। तो भाई ये देखा आपने, आपके भाई ने कंट्रोवर्सी बना दी है। ये वाला क्लिप आपको भाई अलग से काट के चलाएगा, बहुत मजा आने वाला है। तो इसमें ये चीज़ है कि क्रॉस कंट्री होती है, ठीक है। डोमेस्टिक इंटरनेशनल नहीं होता। डोमेस्टिक यानी आप नहीं कह सकते कि जी ये पायलट न्यू शुरू में जो आया है वो डोमेस्टिक ही फ्लाई करेगा, नहीं। डे फर्स्ट वो सीधा दुबई भी फ्लाइट कर सकता है, कराची दुबई की, ठीक है। हायर हुआ इंटरनेशनल एयरलाइन में, उनकी फ्लाइट दुबई की, दुबई भी करेगा। ये कॉम्पिटेंसी होती है पायलट की या फिर एयरलाइन की एक मर्जी होती है? एयरलाइन की मर्जी, लेकिन आप पायलट हैं जहाँ मर्जी जाएं। ठीक है। तो सर ये हर मुल्क का वीज़ा होना चाहिए कि बस ये जो बहुत सारे मुल्कों में पायलट्स जा रहे होते हैं? कनाडा फॉर एग्जांपल। गुड क्वेश्चन है। ये लोगों का बहुत सा सवाल होगा में कि वीज़ा पायलट को चाहिए होते हैं। पाकिस्तानीज़ के लिए USA का वीज़ा जो है उसे वो चाहिए होता है। उसके अलावा बाकी सारी कंट्रीज़ में ऑन अराइवल आपको जनरल डिक्लेरेशन होती है, डॉक्यूमेंट, उसके बेस पे आप लैंड करते हैं, उसी पे स्टैंप होता है। पासपोर्ट पे कोई स्टैंप नहीं लगती। अच्छा। पासपोर्ट बेशक आपका पूरा का पूरा खाली है, मतलब कि आप घूम भी सकते हैं उस टाइम पे? ये तो बड़ी आप घूमें, आप बाय निकल सकते हैं। आपके पास 2 डेज से 7 डेज तक की वैलिडिटी होती है। 2 डेज मिनिमम होती है, फिर अगर आपने एक्सटेंड करना है तो यू कैन गो फॉर 7 डेज। सर तो एक कंट्रोवर्शियल सा मेरे पास क्वेश्चन आया बिलाल भाई, आपने भी लास्ट मंथ सुना होगा, एक PIA के कैबिन क्रू थे
ही वेंट टू आई Canada. गेस कनाडा और वहाँ से वो लापता हो गए। तो आपका इस पे क्या गो है, आप क्या कहेंगे? मुल्की हालात देखिए, आप फाइनेंस के लिए कर रहे हैं ना, ऐसे रिस्क ले रहे हैं ज़िंदगी में जो कि आपके लिए कल को मुश्किल भी हो सकते हैं। तो इतना बड़ा स्टेप लेना का मतलब ये है कि आपने कश्तियाँ जला के गए हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल। आपने अपनी नौकरी भी छोड़ी, आपने मुल्क का नाम भी बदनाम किया, आपने अपने लिए ये सोचा कि मैं वहाँ जाके हो सकता है पेट्रोल पंप भी काम करता रहूँ, लेकिन मुझे वो सूट करता है क्योंकि मैं एयरलाइन में जहाज़ में फ्लाइंग हाँ भी जी। छोड़ ये भी के। ऐसे लोगों को क्या दिया है? सर ऐसे लोगों को थोड़ा सा वजीफा दिया जाए, उन्हें स्कॉलरशिप दिए जाए। तो मुझे तो वैसे भी जब मैंने ये सुना था ना, तो मुझे ये लगा था कि जिस तरह से मैं बहुत प्लानिंग की स्कॉलरशिप्स होती हैं, हाँ बिल्कुल जी। मैं आपको बहुत सारे मतलब मैं लोगों को जानता हूँ, क्योंकि मैं बस मैं बताऊंगा कि मैं कैसे जानता हूँ। वो जो डंकी लगा के दूसरे मुल्कों में जाते हैं, वो 10-10, 20-20 लाख रुपए देते हैं लोगों को, वो एजेंट्स को लगाने के लिए, और लाइफ रिस्क भी है, 100 चीज़ें हैं। और अगर आप प्रॉपर तरीके से जाना चाहें कनाडा, तो आपको पैसे बहुत चाहिए। तो मेरा ख्याल है किसी ने सोचा होगा कि मैं 1-2 साल लगा के मेहनत करके केबन क्रू बन जाता हूँ। टर्की तो आगे कनाडा तक कोई नहीं जाता, वो तो टर्की तक ही लोग, यानी ग्रीस यूनान तक जाते ग्रीस हैं। यूनान तक जाते हैं, और वो भी बिलाल भाई बहुत तो आपने देखा कि इस बारे में मुझे नहीं पता था, लेकिन कैप्टन साहब को पता है। इसका मतलब है बहुत चीज़ें पता है कैप्टन साहब को। कैप्टन साहब को डंकी का भी पता है। हिडन एविएशन के ऊपर भी एक एपिसोड बनेंगे, एपिसोड बनती जाएंगे और आप देखते रहिएगा। जी बिल्कुल। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक मेरे ज़हन में अभी आया, जो इन्होंने स्कॉलरशिप की बात की, क्या एविएशन स्कॉलरशिप ऑफर नहीं करती? पाकिस्तान की बात हो रही है या बाहर? बाहर की हो रही है सर, हमने पाकिस्तान चलिए, की मलेशिया पे आए। पाकिस्तान की बहुत बात हो गई। मलेशिया की बात करते हैं। मलेशिया में आप चले जाएं, वहाँ पे उनकी जो फिर बाहर की नेशनल्स बात हैं, हो रही है, वी विल हाँ, चेंज ओवर टू इंग्लिश। आ जाएंगे। ओके, मलेशिया में इफ़ यू आर मलेशियन नेशनल, तो वहाँ की एयरलाइंस आपको स्कॉलरशिप भी देती हैं, जी के साथ आपको फ्लाइंग भी कराती है। वो देखते हैं कि बंदा केपेबल है, तो ठीक है। इस तरह सऊदी में भी है, ठीक है, वो अपने सिटीजन को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में थोड़ा सा आपको पता है ये मसला है, ठीक है, और ख़ास तौर पर फ्लाइंग में, तो यहाँ तो नहीं है। जी बिल्कुल सही। तो सर ये जहाज़, मैंने बड़ा सुना है कि जहाज़ अंदर से कॉकपिट बड़ा शानदार होता है, तो क्या होता है कॉकपिट में, होता क्या है, सीन क्या है? ये बताने से नहीं होता, ये दिखाना होता है। दिखाना होता है। Let's तो go. आपको एक ऐसे सफर पे भी लेके जाते हैं, आपको दिखाते हैं कॉकपिट कि एक बार हाइब्रिड एविएशन में एक ऐसा जहाज़ खड़ा है जहाँ पे आपने सेस्ना तो देखे होंगे जिसमें 4 सीटर होते हैं। वो नहीं हम आपको दिखाने जा रहे हैं, हम आपको एक ऐसा कॉकपिट दिखाने जा रहे हैं, एक ऐसा एयरक्राफ्ट दिखाने जा रहे हैं जो कि यहाँ हाइब्रिड एविएशन के हैंगर में खड़ा है और उसके अंदर सोफाज भी लगे हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ले जी ख़वातीन और हज़रात, हम आ गए हैं जहाज़ के अंदर, और ये बड़ा मज़ेदार किस्म का जहाज़ है। ये सर, ये कौन सा जहाज़ है जिसके अंदर ये सोफ़े भी लगे हुए हैं, आगे खाने पीने का भी सामान है? ये मीटिंग के लिए इस्तेमाल होता है? बिजनेस प्राइवेट जहाज़ है ये, और उसके लिए ये सेस्ना 414 और मल्टी इंजन है, ठीक है, ट्विन इंजन है। बेसिकली ये प्राइवेट जेट की तरह इसको यूज़ करते हैं मीटिंग के लिए जाने के लिए, या फिर कहीं भी हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं या कोई डेलीगेशंस होते हैं उनके लिए यूज़ होता है। इसलिए आपको ये सेटअप नज़र आ रहा है, और सीट्स नज़र आ रही हैं, सोफ़ा सीट्स। काफ़ी अच्छा है, इसमें नरम वगैरह मतलब सोफ़ाज लगे, मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। लेकिन इसमें हीट बहुत है, इसमें एयर कंडीशनिंग भी होती है, बिल्कुल एयर कंडीशनिंग भी है, लेकिन On वो ground मुझे भी। ऊपर नज़र आ रहा है सर, देखें, जिसमें बिल्कुल बस की तरह होते हैं, तो उसी जी। तरह मुझे लग रहे हैं। बिल्कुल क्या ऐसा। उसी तरह तो सर ये control होते हैं? लीटर में कितने किलोमीटर देता है? लीटर में किस तरह करें हम लोग उसको मैनेज? ये हमें ऐसे मैनेज करना पड़ना है अच्छा, कि गैलन्स में होता है, लीटर्स में होता है? आप जिस मर्जी कन्वर्जन ले लें, लीटर में करेंगे तो ज़्यादा बोलना पड़ेगी फिगर, और गैलन्स में करेंगे तो कम बोलना पड़ेगा, बस ये आपने फ़र्क है। कभी ये एयरक्राफ्ट फ्लाई किया हाँ जी बिल्कुल किया हुआ है। और कहाँ पर गए? हम लोग गए थे इस्लामाबाद। कितनी देर लगती है इसमें इस्लामाबाद जाने में? ये लेता है 1 आवर एंड 30 मिनट्स। बिल्कुल सही, बहुत ज़बरदस्त। और बाइक पे आपको किस देर वैसे लगेगी आपके ख्याल में? 30 है, इसमें हम टैक्सी भी डालते हैं। वैसे नेर जी। अगर आप कहेंगे तो 1 आवर। तो बाइक पे कभी आप गए हैं इस्लामाबाद? बाइक पे मैं मरी तक गया हूँ, दाना तक गया हूँ। आपको बाइक पे जाने में कितनी देर लगती है? बाइक पे जाने पे जीटी रोड पे जाना पड़ता है, पहला जी। मसला। पहले मोटरवे थी अवेलेबल, तो लेकिन उसमें ज़रा कम टाइम लगता था, और जीटी रोड पे ज़्यादा लगता है ड्यू टू रोड्स। और इस्लामाबाद वहाँ पे 2.5-3 घंटे, क्योंकि ज़रा अगर आप कॉन्टिन्यूस ब्रेक्स ले लेके जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अल्ट्रा लाइट भी फ्लाई किया है, ये भी फ्लाई किया है, जेट भी आप सोच रहे हैं फ्लाई करने का। सर, इतने ज़्यादा आपने फ्लाई किया, एक उस्मान को यहाँ तक पहुँचने में क्या मुश्किलात पेश हैं? मुश्किलात में हम ये कह सकते हैं कि मुश्किलात आती रहती हैं, लेकिन आपने उसको दिल बर्दाश्ता नहीं होना होता, एंजाइटीज नहीं होनी चाहिए आपको ज़िंदगी में। कि लेकिन कुछ बिलाल मिल रहा है, मेरे लिए कुछ तो नहीं ये मिल एक रहा। अपॉर्चुनिटी होती है, जो मुश्किलात होती हैं हमारे लिए तो बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी होती है। मुश्किल
जो होती है वो तो बुज़दिलों के लिए होती है अगर उसको देखा जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बेसिकली आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, ये कहना बेहतर होगा। हाँ। सर मुझे एक सवाल मेरे जहन में है कि जिस तरह से डॉक्टर्स होते हैं वो उनकी कोशिश होती है कि डॉक्टर से ही शादी हो, तो पायलट्स की ये कोशिश होती है कि पायलट से ही शादी हो? मेरे ख्याल में वो तो कभी एक नहीं कनाडा करते में हैं, होगी नहीं और पायलट करते हैं शादी नहीं, फिर एक मलेशिया में अगर हो तो एक कनाडा में होगी, तो फिर नॉट अ गुड मैच। नहीं वो नहीं, आपस में मिलना भी तो है, लेकिन क्या हो गया तो नहीं वो। अच्छा यही मसला था ना मुझे जब मैंने फ्लाइंग में आना था। हाँ जी। तो मुझे ये डर था कि यार मैं घर पे नहीं हूँगा, लेकिन मैंने देखा कि पाकिस्तानी एयरलाइंस जो है ना वो बड़ा अच्छा रूल है कि हब पे ही उतारते हैं पायलट्स को। यही ज़्यादा 2 दिन के लिए चले जाएगा, नहीं तो सुबह के शाम की फ्लाइट्स वापस, यानी अप एंड डाउन। तो इसलिए ये वाला मसला खत्म हो गया, इसलिए काफ़ी पायलट्स ने आपस में शादी की है और आई नो फ्यू ऑफ देम, तो लेकिन नाम नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। तो ये हो जाता है जी तो बिल्कुल। वैसे आप मैरिड ही हैं ना? हाँ। तो इस सारे सफ़र में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया? इस सारे सफ़र में सारी बात है फादर के टाइम से मैंने प्लान शुरू की है, शादी बाद में की है, तो फिर सपोर्ट तो फादर को मिलनी चाहिए। उसके बाद फिर बीवी के ये होते हैं कि अभी तो उसको कभी 2-3 दिन के लिए कहीं भेज देते हैं हमें फ्लाइट के लिए, तो वो परेशान होती है, तो ये चीज़ देखने को मिलती है। उससे मैं कहता हूँ प्रैक्टिस हो रही है अभी इसको ना। जी बिल्कुल सही है। तो क्या आपको बेगम की तरफ से इस तरह की कोई फरमाइश आती है कि सियालकोट जा रहे हो फ्लाइंग पे तो वहाँ से फलानी चीज़ ले आना? हाँ नहीं, अगर नहीं लेके आओगे तो फिर वो कहेगी तुम गए क्यों थे, हाँ, या तुम गए ही नहीं, तुम कहीं और गए थे। तुम वहाँ तुम गए हो तो तुम्हें मेरा ख्याल ही नहीं आया। नहीं बिलाल भाई, ये सियालकोट मेरे ख्याल में वहाँ से तो कुछ नहीं मिलता, यहाँ आप कभी गए तो आपको पता होगा शायद मुल्तान? कुछ मिलता है। मुल्तान, हलवे? yes, हाँ हलवे, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन वही बात है कि एयरपोर्ट से हलवे की दुकान पे लगता जाने है में आप काफी काफी दफा टाइम। मुल्तान की क्या खास बात है? मुल्तान की क्या खास बात है, मुल्तान लोग भी अच्छे हैं और एयरपोर्ट कैसा? मुल्तान एयरपोर्ट अच्छा है, बिल्कुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। सर आपका कभी कोई क्रैश लैंडिंग का या कोई इमरजेंसी का सामना हुआ है कभी आपको? 2-3 दफ़ा। वो थोड़ा सा बताएं क्या हुआ था? एक दफ़ा एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट था, उसके ऊपर हुआ, वो थोड़ी कैलकुलेशंस थी, उसमें होता है कि डिसीजन आपको लेना पड़ता है फौरन, चेन ऑफ कमांड। आपने पहले डिसीजन को लैग कर दिया कि जी कोई बात नहीं, तो फिर ये चेन शुरू हो जाएगी, दैट चेन विल एंड इन अ डिजास्टर। तो मुझे डिजास्टर से पहले अल्लाह मियां की तरफ से चले कहने के टाइम मिल गया और बच गए। तो उसमें ये था कि एयरक्राफ्ट जो है उसमें एक थोड़ा सा टेप थी वो उखड़ गई थी और वो उसकी वजह से एयर का ड्रैग पड़ रहा था पीछे, तो उसकी वजह से एयरक्राफ्ट ने फ्यूल ज़्यादा बर्न किया और स्टारवेशन हो गई इन फ्लाइट। ठीक है, एक से जो साइड है विंग की वो फ्यूल एम्प्टी हो चुका था, दूसरे साइड का रह गया था और मेरे पास डिस्टेंस भी ज़्यादा था जहाँ मैं लैंड करना था। जब मैं लैंड किया हूँ तो बड़ा फ्यूल कम था। ठीक है, तो डेट वॉज एमरजेंसी। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 एमरजेंसी, उसमें लैंडिंग गेयर ओपन नहीं हुए थे, तो वो भी एक इमरजेंसी थी जिसमें फिर हमें पंप करके ओपन करना पड़ा और बड़ी मुश्किल से लैंड किए। तो बाकी अगर दूसरी क्रैश लैंडिंग कहें तो क्रैश लैंडिंग अभी तक कोई नहीं ऐसी की, इमरजेंसी ज़रूर देखी है। तो बहुत रिस्की काम आपने किए, ये आपकी हिम्मत है कि आपने अभी तक किया। तो कभी उस लैंडिंग के बाद जो आपने अभी जिक्र किया, उसके बाद आपने शुक्र तो किया होगा कि मैं पहुंच गया हूं बिल्कुल। बहुत सामने खड़े थे सवाल भाई, बीच में देखिए ना, बहुत सामने खड़े थे। सवाल अपने आगे पूछ ले, थोड़ा सा पीछे करते हैं इसको, पीछे करना है ऐसा पीछे बिल्कुल। यहाँ पे आता है कि जब इंजन फेल होता है तब क्या ख्याल आता है। हाँ बिल्कुल। सवाल ये होना चाहिए ना, एविएशन ये कहती है कि 70% आपका माइंड जो है ना वो बंद हो जाता है, यू हैव अ रिमेनिंग 30% ऑफ योर माइंड कि आपने क्या डिसीजन लेना है। नंबर 1, डोंट पैनिक इन योर इमरजेंसी, कोशिश करो काम डाउन करो, नेविगेट नेविगेट कम्युनिकेट। यस। तो उसमें ये था कि जब मैंने पहली दफा मैंने इमरजेंसी देखी तो मेरे दिमाग में आया उस्मान साहब दुनिया में और भी बड़े काम थे वो कर लेते पायलट क्यों बने हो बिल्कुल ठीक। और बनो तुम पायलट। लेकिन मौत का डर तो अब तक खत्म हो चुका होगा यहाँ। हाँ, ये पहली में मैंने ये सोचा, डर के आगे जीते। दूसरी में मैंने वीडियो बनाई। ओ, जब दूसरी फेलियर आया मैं क्या वीडियो बनाऊं, तो उसमें ये था कि अगर मैं बच गया तो मेरे पास एक यादगार वीडियो होगी और बिल्कुल अगर सही। कुछ हो गया तो पता भी नहीं लगेगा। तो वो हम इसमें चला सकते हैं, वीडियो अवेलेबल है? अवेलेबल है, लेकिन वो खतरनाक नहीं हो जाएगा काम। कैसे? डराना नहीं लोगों को, हाँ ठीक हो गया बिल्कुल। लोगों को पैशन हमने देना है, फ्लाइंग उस पे फिर बिलाल भाई हमें व्यू डिस्क्रिप्शन लगाना हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ, देखने वो हम वाले अपने कुछ किसी बच्चे और भी हैं। एपिसोड में जिसमें क्रैश की होंगी ना तो उसमें हम लोग बिल्कुल हम एक इमरजेंसी की करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक और है यहाँ से सर आपने कभी आगे जाने का सोचा कि अभी मैं कि मैं अब इस सोफे पे चला जाऊँ? हाँ, आप देखें इंसान जो है उसके अंदर ख्वाहिशात हैं, अगर वो ख्वाहिशात खत्म हो जाएंगी तो फिर वो डेड हो जाएगा। ख्वाहिश खुद बहुत पैदा होती रहती है, अल्लाह मियां ने हमारे अंदर ये चीज़ डाली हुई है कि जब आपको एक चीज़ मिलती है यू गो फॉर अनदर। बिल्कुल। तो इसलिए हम भी यही है कि एयरक्राफ्ट टू एयरक्राफ्ट चेंज और क्या इससे ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी क्या होगी वो करनी चाहिए। हाँ, हम रुकते वहीं पे ही हैं जहाँ पे हमें लगता है कि यार इससे ज़्यादा मुझे इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि आई हैव फैमिली एज वेल।
जी। उनको भी देखना है या अपने बेस को देखना है या उस जगह पे रहना है, तो फिर हम रुक जाएं नहीं तो अदरवाइज तो पायलट आपको कहीं और ही मिलेंगे, वो फिर शायद जब तक चांद तक नहीं पहुंचेगा वो रुकेगा ही नहीं। बिल्कुल। तो जैसे उस्मान भाई ने कहा है कि तो इंसान की ख्वाहिश ये होती है कि अगर एक मिल गया तो फिर और मज़ीद। अगर भाभी एपिसोड देख रही है तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता आपसे। अच्छा बिलाल भाई, एक इनसे का सवाल हो गया, मेरा आपसे भी सवाल है। जी आपने लॉ पढ़ा हुआ है जी। और आपने इतनी ज़्यादा मेहनत की होगी, तो इनसे पूछें कि जो एक कैप्टेंसी होती है, एक पायलट होता है, उसकी पढ़ाई कहाँ पे जाके ख़त्म होती है? एक खूबसूरत सवाल। जैसे आपकी पढ़ाई खत्म नहीं होती, बिल्कुल। हमारी नहीं होती, हमारी लाल एवरी भाई, 6 लॉ की मंथ्स खत्म नहीं ट्रांजिशन है। नहीं, लॉ का मतलब ये है ना कि आप कोर्स वर्क तो कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन नई चीज़ें जिस तरह से आप रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, रोज़ नए केस लॉज आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में जिस तरह से कोई इमरजेंसी भी इवन क्रिएट हो गई है तो वो उसकी जो स्टडी है वो पायलट के लिए बड़ी ज़रूरी होती होगी। जब भी क्रैश होगा उसकी एक नई आएगी, स्टडी आएगी, जैसे आपकी सेफ्टी के ऊपर नई चीज़ें आएंगी, हर वक्त आपको स्टैंडर्डाइजेशन में रहना है, आपने हर वक्त अप टू डेट रहना है। जैसे इमरजेंसी होती है ना, देखें एयरलाइन वाला जो पायलट है वो रोज इमरजेंसी नहीं देख रहा, इवन के उसने हो सकता लाइफ में एक ही देखी हो या वो भी ना देखी हो, लेकिन एवरी 6 मंथ्स उसका सेम होता है, सेम पे वो इमरजेंसी की प्रैक्टिस करता है, तो वो पढ़ाई कर रहा है, बिल्कुल ऑपरेटर रहने के लिए पढ़ रहा है। ठीक है, हर वक्त नई नई चीज़ें आएंगी, नए नए लॉज चेंज होंगे, जब लॉ चेंज होंगे तो वो हमें पढ़ना होगा। ठीक है, मैप्स चेंज हुए होते हैं, ठीक है, मैप्स के ऊपर डायरेक्शन चेंज हुई होती हैं, फिर दोबारा पढ़ना पड़ता है कि अब क्या चेंज आया, तो स्टडीज़ नहीं खत्म होती है। बिल्कुल ठीक है। स्टडीज़ बिल्कुल। और मैं तो यहाँ पीछे बैठ के यही देख रहा हूँ कि सर उस्मान की जो हाइजीनिक है वो भी बहुत अच्छी है हाइजीन। बिलाल भाई आप भी काफ़ी हेल्दी हैं, एक मैं ही बीच में बतला हूँ, तो सर मुझे मेडिकल के बारे में भी बताया, आपने इतना अपने आप को जो रखा हुआ है। मैंने भी जो अपने आप को इतना मेंटेन रखा हुआ है, आपने हम दोनों ने अपने आप को बहुत मेंटेन रखा हुआ है। मेंटेन रखा है बिलाल भाई। सर मैंने ये देखा ना कितना फुल पेट है ही नहीं। हाँ, अच्छा सॉरी। तो सर आप अपनी हाइजीन के बारे में बताएं कि आपने फ्लाइंग भी करते हैं, उसके बाद बाइक्स भी हैं, तो ये क्या उसकी वजह से है, आपको रखना पड़ता है, एक रिक्वायरमेंट है या फिर आपको ये शौक है? नहीं, फिटनेस रखनी पड़ती है, ये तो पायलट की रिक्वायरमेंट है, आपको अपने आप को देख के चलना है, काफ़ी चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अब जैसा आप कह रहे हैं मेरे बाइक है, तो पहले मैं बाइक जिस तरह चलाता था अब उस तरह नहीं चला सकता, अब बहुत डर लगता है, क्योंकि खाली मेरी बॉडी का कोई लॉस या बाइक का कोई लॉस नहीं होना, मेरी इनकम का भी लॉस होना है। जी बिल्कुल। तो इसलिए वहाँ से भी देख लें कि बाइक के ऊपर भी मुझे बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है, कॉन्शियस रहता हूँ, अपने डाइट के ऊपर कॉन्शियस रहता हूँ कि अपने सेहत को देखने के लॉन्ग टर्म आपको 65 की एज तक आप फ्लाई कर सकते हैं अगर आप फिट हैं। बिल्कुल सही। तो फिर 65 तक आपको अगर रहना है तो फिर दैट मीन्स कि आपको बहुत चीज़ें देखनी पड़ेंगी आज से। बिल्कुल। तो सर कुछ बताएं कि आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे यंगस्टर्स को जो कि इसमें आते हैं, जो कि एक फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको पहले कहूँगा कि सबसे पहले वो अपने ना आईसाइट को देखें, जिसमें उन्हें ये नहीं देखना कि आईसाइट वीक है, कोई मसला नहीं है, ठीक है, विद हेल्प ऑफ ग्लासेस यू कैन सी 6x6 हाँ प्रीटी ओके, ठीक है, लेकिन कलर ब्लाइंड को बस चेक कर लें। जी। लाल भाई ने ऐनक लगा लिया। हाँ, आप पहने आप भी उड़ा सकते हैं, बस कलर ठीक ब्लाइंड हो नहीं गया। होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल तो ठीक है। बस कलर ब्लाइंड का इशू होता है जो मेन मैंने देखा लोगों में आता है, जी ठीक है, उसके अलावा बाकी सब चीज़ें आप लोगों की ठीक होती हैं, फिट होते हैं आप, एक आपको अस्थमा ना हो, ठीक है, जो कि आपको नॉर्मली पता होता है कि हमें अस्थमा है, ठीक है, कलर ब्लाइंड आप चेक कर लें, गूगल पे जाएं, लिखें कलर ब्लाइंड के नंबर्स वो आपको नजर आ जाएंगे। तीसरी चीज़ होती है कि आप अपना ये देख लें कि आपको फिट्स तो नहीं पड़ते कोई, ये 3 चीज़ें हैं, इसके अलावा बाकी सारा मेडिकल सब पर नॉर्मल होता है। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच उस्मान भाई, बहुत मज़ेदार एपिसोड रही आपके साथ, और ख़वातीन हज़रात आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी बड़ा मज़ा लिया होगा। और हम लाल भाई मेरा तो एक आखिर में क्वेश्चन है। हाँ 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 बताएं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आप मुझसे जिक्र करते हैं यहाँ आने से पहले कि कुछ बच्चे हैं वो आपको मैसेज कर रहे थे डीमोटिवेशन के बारे में, बिल्कुल। तो वो आपने मुझे बताया था, काइंडली पूछिए कि जो डीमोटिवेशन आजकल के बच्चों को मिल रही है कि फ्लाइंग में ना आए, इस फील्ड से दूर रहें, तो ये क्या हो रहा है और इसको प्रमोट कैसे किया जाए? खैर एविएशन को तो हम भी प्रमोट करें, लेकिन उन बच्चों के जहन की जो तरबियत है वो कैसी की जाए? वो ऐसे की जाए कि देखें अपने ऊपर जितना आप इन्वेस्ट करेंगे, ये बिल्कुल वैसी है कि जैसे आपने कोई शॉप ली है उस पर आपने इन्वेस्ट किया है, शॉप तो फिर भी कल को ख़त्म हो सकती है, लेकिन आपकी नॉलेज नहीं ख़त्म हो सकती। बिल्कुल। तो हमारा मसला जो है, जो मैंने भी फील किया है इतने साल पढ़ा के, मैं 2014 से यूनिवर्सिटीज़ में UMT, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, सुपीरियर, NCBA, इतनी जगह मैंने पढ़ाया, उसमें मैंने सिर्फ एक ही चीज़ फील की है कि पीपल डोंट वांट टू इन्वेस्ट मोर। मैंने शुरू से अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, अपने ऊपर पैसे लगाए, यानी लाइसेंसिंग में, लाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है एविएशन के अंदर, डिग्री बहुत सी चीज़ है, ग्रेजुएशन के बगैर आप नहीं आ सकते, ये भी याद रखें। इसी तरह आप लाइसेंस के बगैर वाइट कॉलर जॉब नहीं कर सकते। मतलब कि तो आपको बैचलर्स है। यस, बैचलर्स का लोग कहते हैं जी हम अच्छा बैचलर छोड़ दें और हम लाइसेंस कर लें, नहीं, मैंने ये नहीं कहा, बैचलर्स लाजमी, ठीक है, साथ लाइसेंस हो, तो फिर इंशाल्लाह मैं नहीं देखता किसी बंदे को कि वो जॉबलेस होगा, मुझे नजर नहीं आया। हाँ, एविएशन में जो लोग डीमोटिवेट हो रहे हैं वो बेसिकली अपने पर इन्वेस्ट भी नहीं करते,
वो ये नहीं बता रहे कि हम अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रहे, ठीक है। वो ये जरूर कह रहे हैं कि हमने डिग्री तो की थी, इट्स जस्ट लाइक अ ग्रेजुएशन, ठीक है। एविएशन में पूरी दुनिया में लाइसेंस चलते हैं, ठीक है। हाँ, डिग्री इसलिए चलती है क्योंकि एयरलाइन आपको कहती है आप मिनिमम ग्रेजुएट होने चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो ग्रेजुएशन अपनी जगह, ठीक है, लाइसेंस अपनी जगह, बिल्कुल सही। बिलाल भाई, मैंने एक चीज़ जो आज एक इस शो में नोटिस की है वो ये है कि 16 साल का मोहम्मद बिन कासिम, 13 साल की अरफा करीम थी जिन्होंने इतना कर दिया, लेकिन उनकी तरबियत कब से शुरू हुई थी? 6 साल से, 7 साल से, बिल्ट इन। बिल्कुल बिल्ट इन। हाँ, बिल्ट इन। लेकिन शेख सादी भी है जो 40 साल की उम्र में जिन्होंने शुरू हाँ, किया था, ऑब्वियसली। तो उम्र का इससे कोई KFC ताल्लुक वाले- नहीं, आप कभी भी कर सकते हैं। जी बाबा जी, जैसे जो सर ने जी, कहा जी। कि आपके पास एक नॉलेज इंसान की नहीं खत्म होती, बिल्कुल आपको ऐसे ही है। करना पड़ता है। सो आप लोग जारी रखिएगा, यहाँ पे हम शो को एंड करते हैं। बिलाल भाई, आप कुछ एंड पे कहना चाहेंगे? और सर, आप भी कुछ एडवाइस अगर करना चाहें? एडवाइस, अपने ख्वाहिश को पूरा करें। सर बहुत आला, यानी कि कीप इमेजिनिंग। उस्मान भाई, थैंक यू सो मच, इट वाज एन अमेजिंग एपिसोड और आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी बहुत मज़ा लिया होगा इस एपिसोड का। तो मेरी गुजारिश है हुकूमत वक्त से भी कि वो एविएशन को प्रमोट करने के लिए जितना कुछ कर सकते हैं वो ज़रूर करें। और मुझे बहुत मज़ा इस वजह से भी आया कि ये हमारी गुफ्तगू एक पायलट के साथ ही थी, हमारी ये गुफ्तगू एक जज्बे के साथ थी, एक ख्वाब के साथ थी, और इसी ख्वाब को लेके हम इस आगे प्रोग्राम बढ़ते में रहेंगे। बिल्कुल आगे बढ़ते रहेंगे। और देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। अल्लाह हाफ़िज़।